रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर को एक अमेरिकी शहरी के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में चार्ज किया। एक्स रॉ एजेंट विकास यादव पर इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पन्नू खालिस्तान यानी एक अलग सिख रियासत के हामी हैं। विकास यादव पर मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए हैं। ये पहली बार है कि इस तरह के केस में इंडियन हुकूमत डायरेक्टली इम्प्लिकेट हुई है। कनाडा भी इंडिया पर सिख अलहदगी पसंदों के हवाले से इसी तरह के इल्जाम लगाता रहा है। पिछले साल जून में हरदीप सिंह निज्जर को वैंकूवर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. इंडिया ने इसकी सख्ती से तरदीद की थी, लेकिन पिछले ही हफ्ते कनाडा ने इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर इल्जाम लगाया कि कनाडा में रहने वाले सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों के पीछे उनका हाथ है। इनफैक्ट कनाडा ने उसके पास मौजूद एविडेंस की बात भी की। इंडियन हुकूमत का रद्द-ए-अमल जाहिर है सख्त ही था। The government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister. तो ये सब आखिर हो क्या रहा है? आज प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और कनाडा के इन इल्जामात की बेसिस क्या है और खालिस्तान की तहरीक के इंडिया में बज़ाहिर खत्म होने, बेअसर होने के बाद भी इंडिया पर दूसरे ममालिक में जा जाकर सिख अलहदगी पसंदों को टारगेट करने के इल्जामात क्यों लग रहे हैं। खालिस्तान यानी सिखों के लिए एक अलग सरजमीन की डिमांड वैसे तो काफ़ी पुरानी है और इसके बारे में प्रोग्राम में बात भी करेंगे, लेकिन काफ़ी अरसे बाद खालिस्तान का जिक्र एक बार फिर खबरों में है। वजह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खालिस्तान मूवमेंट के लीडर्स के कत्ल या कत्ल की कोशिशें। पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका और कनाडा नाम इंडिया का ही आता है। एक तरफ अमेरिका जो कहता है कि इंडिया ने 2023 में अमरीकी शहरी और खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। गुरपतवंत सिंह पन्नू पेशे से वकील हैं और 2007 में अमेरिका में बनने वाले सिख्स फॉर जस्टिस नामी अलहदगी पसंद ग्रुप के लीगल एडवाइजर और विजिबल फेस हैं। इंडिया ने 2019 में इस ग्रुप को बैन कर दिया था और पन्नू समेत इससे जुड़े 9 अफराद को दहशतगर्द करार दिया था। पन्नू अमेरिका के साथ साथ कनेडियन शहरी भी हैं। दूसरी तरफ कनाडा पिछले साल कनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल इंडिया और कनाडा के दरमियान जारी मौजूदा डिप्लोमेटिक टेंशन की बुनियाद बना। हरदीप सिंह निज्जर 1997 में इंडियन पंजाब से कनाडा शिफ्ट हुए थे। पेशे से वो प्लम्बर थे, लेकिन साथ ही खालिस्तान के क़याम की हिमायत के लिए भी जाने जाते थे। इंडिया ने उन पर बैंड मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम लगाकर उन्हें दहशतगर्द करार दे रखा था। पिछले साल जून में वैंकूवर के गुरुद्वारे के बाहर 2 बंदूक बरदारों ने उन पर गोलियां चलाकर उन्हें हलाक कर दिया। इन दोनों केसेस में खालिस्तानी रहनुमा और इंडिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात के अलावा एक और चीज भी कॉमन है और वो है उनका मोडस ऑपरेंडी या तरीक़ेकार। The government of India mode of operating starts with the collection of information on Canada's based individuals through diplomats and consular officials in Canada and also other individuals acting as proxies. This information is then shared with senior levels of the government of India, who then direct the commission of serious criminal activities against Indo-Canadians through the kinetic use of Lawrence Bishnoi's organized crime network. पन्नू के केस में अमेरिका ने एक इंडाइटमेंट फाइल की है जिसमें बहुत ड्रामेटिक डिटेल्स हैं। इसके मुताबिक इंडियन रॉ एजेंट विकास यादव ने अपने साथ काम करने वाले एक इंडियन शहरी गुप्ता से कहा कि वो पन्नू का कत्ल करने के लिए एक हिटमैन को हायर करें। गुप्ता ने जिस हिटमैन को ये काम दिया वो दरअसल एक अंडरकवर अमेरिकी अफसर था। $1 लाख पर सौदा पक्का हुआ, 15,000 कैश एडवांस। ये डील यादव की मंजूरी से तय पाई। इस दौरान यादव ने गुप्ता को कनाडा में कत्ल किए जाने वाले हरदीप सिंह निज्जर की खून में लथपथ लाश की वीडियो भेजी और गुप्ता को पन्नू के बारे में ज़ाती मालूमात फराहम की। जून 2023 में गुप्ता को चेक अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया। जून 2024 में गुप्ता को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया।
निचर के केस में कनाडा ने इसी साल अक्टूबर में एक मिलता जुलता सेंसेशनल दावा किया कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स प्रो खालिस्तान अलहदगी पसंद रहनुमाओं को टारगेट करने के लिए बिश्नोई ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने इन इल्जामात को प्रिपोस्चरस यानी मसका खेज करार दिया। कनेडियन पुलिस दरअसल इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही थी। बिश्नोई 2015 से एक इंडियन जेल में कैद है। फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स का ख्याल है कि इसके बावजूद बिश्नोई अपने गैंग को अब भी कंट्रोल करता है और बिश्नोई का पार्टनर गोल्डी ब्रार कनाडा से गैंग को संभालता है। जेल में बंद माफिया डॉन, एक मुल्क की खुफिया एजेंसी, 7 समंदर पार बागियों का कत्ल। इन केसेस की डिटेल्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का प्लॉट है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, खास तौर पर कनाडा और अमेरिका में रहने वाली सिख कम्युनिटीज के लिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसको कंट्रोल करे। हिंदुस्तान के पास बहुत ताकत है, बजाय लड़के मार के ऐसा मसला नहीं हल होगा। इनसे प्यार करो, इनको गले लगाओ, अपने बनाओ। जब अपने बनाओगे ये अपने बन के दिखाएंगे, अगर दुश्मन समझोगे तो दुश्मन बन के दिखाएंगे। सो ये जी सारी वायलेंस ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ कम्युनिटी है इट्स वेरी इफेक्टिव नेगेटिवली। लोगों के मन में दिलों में एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है अभी कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का फ्यूचर क्या हो सकता है। जब स्पेशली जब कैनेडियंस टारगेट हो रहे हैं इन कनाडा फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। अच्छा जी, बार बार हम खालिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आई क्विकली ये देखते हैं कि ये तहरीक आखिर है क्या। खालिस्तान का लफ्ज़ पहली बार 1940 में इस्तेमाल हुआ था। 60 की दहाई में सिख खुद मुख्तारी की बात हुई और 80 की दहाई आते आते इंडिया में सिखों के लिए एक खुद मुख्तार रियासत या खालिस्तान की मुसल्लह तहरीक अपने उरूज पर थी। इस दौरान इंडियन पंजाब में कई पुरतशद्दुद हमले हुए और हजारों लोग मारे गए। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशंस के बाद पंजाब में तो ये तहरीक ठंडी पड़ गई, लेकिन बैरून मुल्क रहने वाले सिखों में ये अब भी काफी पॉपुलर है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में ये एक अलग आज़ाद सिख रियासत का मुतालबा पिछले कुछ बरस में मजीद बढ़ा है। इसके साथ साथ प्रो खालिस्तान लीडर्स को टारगेट करने के वाकयात भी बढ़े हैं। तो क्या दूसरे ममालिक में रहने वाली सिख बिरादरी में सिख रहनुमाओं के कत्ल और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की वजह से कोई खौफ है? और ये मसला एकदम से इतना गर्म क्यों हो गया है कि दुनिया में इतना रिएक्शन सामने आ रहा है? देखो, जो आवाम है सिखों का, नॉर्थ अमेरिका ही नहीं सिर्फ ग्लोबली कहेंगे, जहाँ पे आजकल जो 5 आइज़ इंटेलिजेंस कंट्रीज़ भी माने जा रहे हैं, सो इसमें US, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएंगे। वहाँ पर जो सिख आवाम है उनको तो डर महसूस हो रहा है कि उनको कभी नहीं लगता था कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसे हालात बनेंगे कि यहाँ पर भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स या थ्रेट्स या एक्चुअल असैसिनेशंस भी होंगी। एक तो ये बात बड़ी क्लियर कर लेनी चाहिए कि साउथ एशिया में इंडिया की सरकार इस तरह करती रही है। ये पहली बार अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। इस करके पिछले 1.5 साल में 100 से तकरीबन ज़्यादा आर्टिकल इसके बारे में इंटरनेशनल प्रेस में छप गए हैं। एक तरफ कनाडा, दूसरी तरफ अमेरिका। क्या खालिस्तान का मसला इंडिया के लिए इतना अहम है कि इसके लिए वो इन 2 बड़े मगरबी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात दाव पर लगा दे? यही सवाल मैंने दिल्ली में हमारे साथी शकील अख्तर से पूछा। खालिस्तान जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ी सीरियस किस्म की तहरीक रही है अलहदगी पसंदी की, लेकिन ये तहरीक अब दम तोड़ चुकी है और अब इसके जो थोड़े बहुत असरात कहीं कहीं दिखते हैं वो कनाडा में, अमेरिका में कुछ अनासिर हैं जो वक्तन फ़ौक्तन कुछ इस तरह के तंजीमें बनाकर जो हुकूमत के लिए न्यूसेंस ज़रूर क्रिएट करते हैं। लेकिन जो माहिरीन है यहाँ पर वो ये कहते हैं कि इंडिया में इस वक्त ऐसी खालिस्तान की सूरत हाल नहीं है कि कोई बड़ी तशवीश हो या इंडिया में कोई मसला पैदा हो रहा हो। इसमें बहुत हद तक लोगों का ये भी कहना है कि इसमें सियासी नैरेटिव ज़्यादा नज़र आता है बनिस्बत इसके कि जो है वो एक कोई सीरियस सिचुएशन हो। और शकील, जो ये रीसेंट एस्केलेशन है कनाडा और अमेरिका के साथ, उसका लेकिन एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी तो है ना? देखें, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और ख़ास तौर से जब से जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त से, चूँकि वहाँ पर सिखों की एक अच्छी खासी आबादी है, कोई 7.5 लाख के आसपास कनाडा में है और उनकी एक वोट में भी, इलेक्शंस में भी उनकी अहमियत रहती है। तो यहाँ पर जो इंडिया गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्चुअली सिखों की हिमायत हासिल करने के लिए अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। तो ये अगर इस नैरेटिव को ये पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल चल रहा है और ये सूरत हाल उस वक्त ख़राब हो गई जब
कनाडा ने बराह रास्त इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो इंडिया को कनाडा से काफ़ी अरसे से ये शिकायत रही है ना कि जो खालिस्तान सपोर्टिंग अनासिर हैं उनको कनाडा में पनाह मिलती है, वहाँ वो रीग्रुप हो सकते हैं। इस तरह की शिकायत तो इंडिया को पहले भी कनाडा से रही हैं। जी हाँ, और ये इस मामले में इंडिया की हुकूमत वक्तन फ़ौक्तन कनाडा को जो है वो इसके बारे में आगाह भी करती रही। कोई तकरीबन 26 ऐसे उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के केसेस भेजे हैं जिस पर कनाडा की हुकूमत ने कभी भी जो है कोई रिस्पांस नहीं किया। ये भी समझना ज़रूरी है कि कनाडा में अलहदगी पसंदी और उनके जो शहरियत के हुकूक हैं वो इंडिया से मुख्तलिफ हैं। शकील, इंडिया में इस वक्त वैसे मूड कैसा है? हुकूमत इस इशू को ख़ासकर जो कैनेडियन हुकूमत के साथ कनाडा की तरफ से जो इल्ज़ामात लगे हैं, हुकूमत उन पर कह क्या रही है? देखें, ये एक मुसलसल बयानात यहाँ से जारी हो रहे हैं और ऐसा शायद ही कोई दिन होता हो जब यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कनाडा की हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त बयानात ना आते हों। और अभी ख़ुद वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कनाडा के जब ये अमित शाह के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए थे उसका जवाब देते हुए उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया। The revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. इंडियन हुकूमत का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है, लेकिन इंडिया में आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इन द फर्स्ट प्लेस किसी और कंट्री के अपनी कंट्री में भी किसी सिटीजन को मरवाना तो गलत है। इट हैज़ बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई गेस। मुझे ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और एक स्टंट लगता है। बेसिकली जो एक एंटी इमिग्रेंट ये चला है, स्टैंड चला है वेस्ट में, उसी का कंटिन्यूएशन लगता है ये मुझे। मुझे लगता है कि कनाडा को ना किसी भी चीज़ के लिए एकदम से नहीं बोलना चाहिए अगर उनके पास प्रूफ नहीं है तो। अगर उनका प्रूफ है तो पहले प्रूफ दिखाना चाहिए। एकदम से अपने डिप्लोमेट्स को निकाल दोगे, इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दोगे यहाँ से, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक सवाल जो जहन में आता है वो ये भी है कि बज़ाहिर खालिस्तान के मसले को इंडियन हुकूमत तो काफ़ी सीरियसली ले रही है, तो इस वक्त पंजाब में ग्राउंड रियलिटी क्या है और पंजाब के आम आवाम पर इसका क्या असर पड़ रहा है? हमने BBC पंजाबी के साबिक एडिटर अतुल सांघर से बात की। जो इंडिया और कनाडा के बीच रिलेशंस ख़राब हुए हैं, उनका सबसे ज़्यादा अफसोस या उनके बारे में सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी या बातचीत है वो शायद इंडियन पंजाब में ही हो रही है। वो इसलिए है कि उनके पिछले 100 साल से ज़्यादा समय से पंजाबीज़ जो हैं वो कनाडा में बसे हुए हैं। दूसरी तीसरी पुश्त भी उन लोगों की वहाँ पे रहती है। जब वो रूट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन को यहाँ लेके आते हैं। अगर वीज़ा ना मिल पाए तो वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सिखों के जो धर्म स्थान हैं, सिखों के जो रिलीजियस प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडियन पंजाब में और पाकिस्तान पंजाब में हैं। और अगर किसी भी कारण से वो अपने रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जा सकते 2 साल 3 साल 5 साल, तो उनको एक इमोशनल और ट्रॉमेटिक लॉस इसमें महसूस होता है। देखिए, वैसे तो दुनिया भर की हुकूमतें एक दूसरे की सीक्रेट सर्विसेज पर दुनिया भर में ऐसे कई काम करने के इल्ज़ामात लगाती रहती हैं जो अक्सर गैर कानूनी और अनएक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि हुकूमतें एक दूसरे पर इस तरह सीक्रेट ऑपरेशंस और असैसिनेशंस के बराह रास्त इल्ज़ाम लगाएं। और यहाँ तो बात इस हद तक पहुँच चुकी है कि इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान सफारती ताल्लुकात पूरी तरह मुनक़ता हैं और अमेरिका के साथ भी हालात टेंस हैं। कनाडा और अमेरिका ने अब तक जिस तरह की एविडेंस शेयर की है, इससे इंडियन हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बारे में सीरियस सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और शायद इंडिया के लिए बड़ा सवाल ये है कि इन सवालात को क्लैरिफाई करने की जगह एक सख्त डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स किस हद तक यूज़फुल है।